डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 151 अनुसंधान महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखकर, जो किसी बच्चे की तरह उत्साहित थी जिसने कुछ स्वादिष्ट खाया हो, यांग जियाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार करते हो। क्या इसलिए नहीं कि तुम्हारे पति ने जो केक बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट है? इसीलिए मैं इतनी उत्साहित हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आया। जियाई, तुम्हें इसे जल्दी से ट्राई करना चाहिए। ठीक है। यांग जियाई ने सिर हिलाया, एक चम्मच लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, और पाया कि यह वास्तव में स्वादिष्ट और बहुत स्वादिष्ट था। वाह, यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। यांग जियाई की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हाँ, मैंने कहा था न, ये बहुत स्वादिष्ट है। अभी तो तुमने यकीन नहीं किया। बीवी, अगर यह स्वादिष्ट लगे तो और खा लेना। अगर आगे भी तुम इसे खाना चाहो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ठीक है। ठीक है। पति, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। लिन जुबान, मेरा क्या? अगर मैं इसे खाना चाहूं तो क्या तुम मेरे लिए भी बनाओगी? यह सुनकर झाओ युजिया आशान्वित दिखे। ठीक है, तुम्हें जियाई से पूछना होगा। जब जियाई इसे खाना चाहेगी तो तुम उसके साथ खा सकते हो। ठीक है। झाओ युजिया समझ गई कि उसे बस एक हिस्सा मिल रहा है। हालांकि उसे जियाई का भी शुक्रिया अदा करना था, अन्यथा अगर उसे इतना अच्छा आदमी नहीं मिला होता तो वह इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद नहीं ले पाती। जल्द ही तीनों ने केक खत्म कर दिया और फिर दोपहर का भोजन आया। दोपहर के भोजन के बाद लिन शुवान ने खरीदारी करने का सुझाव दिया। आज शनिवार था और उसकी पत्नी का जन्मदिन था, इसलिए वह अपनी पत्नी को सैर पर ले जा सकता था। घर को साफ करने और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के बाद परिवार खरीदारी करने चला गया। आज उसकी पत्नी का जन्मदिन है, इसलिए लिन हुआन उसे जो भी चाहिए वह खरीद देगा। हालांकि उसने यही कहा था, लिन हुआन अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करेगा और उसे जो भी चाहिए वह खरीद कर देगा। हालांकि परिवार अब बहुत अमीर है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी यांग जियाई खुद को एक अमीर महिला नहीं मानती। उनके अनुसार, भले ही परिवार अमीर हो, वे पैसा लापरवाही से खर्च नहीं कर सकते और उन्हें एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। अगर वे बेतहाशा पैसा खर्च करेंगे तो बच्चे भविष्य में उनसे सीखेंगे, जो कि बुरा होगा। वह नहीं चाहती कि बच्चे भविष्य में ऐसा सीखें। बाहर खरीदारी करते समय लिन हुआन ने न केवल अपनी पत्नी के लिए कुछ छोटे उपहार खरीदे, बल्कि बच्चों के लिए कुछ छोटे खिलौने भी खरीदे। हालांकि घर पर बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन ये खिलौने महंगे नहीं हैं और बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें खरीद लिया। अगले दिन, जब लिन हुआन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था, विज्ञान अकादमी से यूलेचेंग का फोन आया। प्रोफेसर यू, डीन लिन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास आज विज्ञान अकादमी आने का समय है? फोन के दूसरी तरफ यूलेचेंग ने सम्मानपूर्वक कहा। आज? अभी तो मेरे पास समय है, क्या बात है? डीन लिन, इस मामले को फोन पर कुछ शब्दों में स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता, मैं आपको केवल व्यक्तिगत रूप से ही बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। डीन लिन, धन्यवाद। कोई बात नहीं। पति, क्या विज्ञान अकादमी ने आपको किसी बात के लिए फोन किया था? लिन जुबान को फोन रखते देख यांग जियाई ने संदेह से पूछा। पत्नी, हाँ, उन्होंने मुझे किसी काम से बुलाया है, मुझे वहां जाना है। तो फिर आगे बढ़ो, मैं बच्चों के साथ तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार करूंगी। ठीक है। बच्चों, पापा पहले एकेडमी ऑफ साइंसेज जा रहे हैं और बाद में वापस आएंगे। तुम मम्मी के साथ घर पर रहो और पापा का इंतजार करो, ठीक है? या लिन हुआन ने उनके चेहरे पर चुंबन किया और अपनी पत्नी के चेहरे पर भी चुंबन किया, मुस्कुराया, घर छोड़ दिया, तहखाने में आया, लेकसाइड गार्डन से दूर चला गया। कुछ ही देर में कार शंघाई एकेडमी ऑफ साइंसेज पहुंच गई। लिन शुवान की पिछली यात्रा के बाद से यूलेचेंग ने सुरक्षा कक्ष को निर्देश दे रखा था कि लिन शुवान को आते ही तुरंत जाने दिया जाए। इसलिए जैसे ही लिन हुआन की कार गेट पर पहुंची, सुरक्षा गार्ड ने उसे पंजीकरण करने के लिए नहीं कहा और उसे सीधे जाने दिया। लिन हुआन ने कार को विज्ञान अकादमी में ले जाकर पार्किंग में खड़ा कर दिया। यूलेचेंग विज्ञान अकादमी के अंदर गेट पर इंतजार कर रहा था। लिन जुबान को आते देख वह जल्दी से उसका अभिवादन करने गया। डीन लिन, आप अंततः यहाँ हैं। प्रोफेसर यू, क्या आपका सामना किसी चीज से हुआ? डीन लिन, चलो चलते चलते बातें करते हैं। ठीक है। रास्ते में यूलेचेंग ने लिन जुबान को समझाया। यूलेचेंग का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन जुबान को मोटे तौर पर समझ आ गया। पता चला कि यह चिप के कारण हुआ था। यूलेचेंग के अनुसार वे हाल ही में चिप्स पर शोध और निर्माण कर रहे हैं, लेकिन चिप्स पर शोध और निर्माण करना इतना सरल नहीं है।
परिणामस्वरूप उत्पादन के कुछ ही दिनों बाद उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चिप के अंदर की चीजों को एकीकृत नहीं किया जा सका, चाहे उन्होंने कितनी भी बार इस पर शोध किया हो। इसलिए यू लेचेंग के पास लिन जुवान से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे जानबूझकर उन चीजों पर काम करना जारी नहीं रख सकते थे जो डीन लिन ने उन्हें दी थी, भले ही उन्हें पता था कि कोई समस्या है और वे उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते थे। मुझे मोटे तौर पर स्थिति का पता है, मैं बाद में जाकर देखूंगा कि कौन सा कदम गलत हुआ। अनुसंधान कक्ष में पहुंचते ही 10 वैज्ञानिकों ने लिन हुआन का स्वागत किया। डीन लिन, सभी को नमस्कार, आप सभी हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रोफेसर लू, कृपया डीन लिन के लिए चिप उत्पादन योजना लाएं ताकि वह उसे देख सकें। ठीक है। प्रोफेसर लू ने सामग्री उठाई, लिन जुवान के पास आए और उसे सौंप दी। लिन हुआन ने सामग्री ली और उन्हें ध्यान से देखा। कुछ ही देर में वह हल्के से मुस्कुराया। प्रोफेसर यू, देखिए, अगर हम इस जगह को थोड़ा बदल दें और सटीक प्रदर्शन को और गहरा कर दें, तो आप क्या सोचते हैं? यू लेचेंग ने उस जगह की ओर देखा जिसकी ओर लिन शुवान इशारा कर रहा था, और अचानक उसे एक विचार आया। डीन लिन, आपके कहने के बाद हमें सचमुच ऐसा करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस समस्या से हम जूझ रहे थे, उसे डीन लिन ने एक ही बार में हल कर दिया होगा। लगभग, लेकिन अभी भी कुछ जगहें हैं जहां मुझे डेटा बदलने की जरूरत है। ठीक है, डीन लिन, मैं तुरंत तैयारी करता हूं। यू लेचेंग ने सिर हिलाया और मूल डेटा को डीबग करने के लिए उपकरण के पास आया। डीन लिन, कृपया। लिन जुबान उपकरण के पास आया, लिन जुबान के डेटा को देखा और फिर उसे समायोजित करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद लिन जुबान ने अपने हाथ नीचे रखे और यू लेचेंग की ओर देखा। प्रोफेसर यू, भविष्य में मेरे द्वारा समायोजित किए गए डेटा के अनुसार चिप्स बनाएं। मुझे विश्वास है कि यह चिप जल्द ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, डीन लिन, शुक्रिया। अगर आप ना होते तो हमें सचमुच समझ नहीं आता कि क्या करें। यह देखकर कि डीन लिन ने कुछ ही मिनटों में उन सभी डेटा को समायोजित कर दिया, यू लेचेंग हैरान रह गया और फिर उसे धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई कठिनाई आए तो मुझसे संपर्क करो, मैं आकर उसका समाधान कर दूंगा। वैसे, आपकी ऊर्जा को देखते हुए आप आमतौर पर बहुत देर तक पढ़ाई करते होंगे, है ना? हे, डीन लिन, हम कभी कभी बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं। हम चिप के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसे बनाने का कोई रास्ता मिल जाएगा। यह सुनकर लिन शुवान ने हाथ हिलाया, यह ठीक नहीं है। आज से आपका दैनिक शोध 9 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे भी उम्मीद है कि चिप पर शोध किया जा सकेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि हर कोई अच्छी तरह से आराम कर सके, अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सके और शोध के लिए आ सके। प्रोफेसर यू, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे। अगर अब भी यही हाल रहा, तो मैं आपको यह काम नहीं दे सकता। नहीं, डीन लिन, मैं वादा करता हूं, मैं निश्चित रूप से वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा था और दिन में केवल 9 घंटे ही पढ़ाई करूंगा। यह सुनकर यू लेचेंग चिंतित हो गया और जल्दी से बार बार वादा किया। आपको पता होना चाहिए कि यदि वे इस चिप प्रौद्योगिकी पर शोध कर सकते हैं, तो उनकी वैज्ञानिक शक्ति में और सुधार होगा, और वह हार मानने को तैयार नहीं है। अध्याय 152, बच्चों को तरबूज खिलाना। तो फिर जैसा मैंने कहा वैसा ही करते हैं। हालांकि यह चिप बहुत जरूरी है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। डीन लिन, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। ठीक है, अगर कोई और बात तुम्हें समझ में ना आए, तो तुम मुझसे सीधे पूछ सकते हो। मैं भी सीधे आ जाऊंगा। ठीक है, डीन लिन। तो फिर मैं पहले वापस जाऊंगा। डीन लिन, अपना ख्याल रखना। लिन हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया, अनुसंधान प्रयोगशाला से बाहर निकला, बाहर गया, कार का दरवाजा खोला, अंदर गया, अपनी सीट बेल्ट बांधी और शंघाई एकेडमी ऑफ साइंसेज से दूर चला गया। उसने बाहर से कुछ फल खरीदे और लिन हुआन लेकसाइड गार्डन की ओर चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचे और फल लेकर घर के अंदर गए, दाबाओ और एरबाओ ने अपने पिता को सामान लेकर लौटते देखा और उनकी ओर देखकर मुस्कुराए और बड़बड़ाने लगे। छोटे प्यारे बच्चों, पापा वापस आ गए हैं। लिन शुवान धीरे से मुस्कुराया। हर बार जब वह बाहर जाता और घर आता, तो दाबाओ और एरबाओ उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद होते। ऐसे दिन उसे बहुत खुश और संतुष्ट करते थे। प्रिय, क्या मामला सुलझ गया? पत्नी, यह हल हो गया है। बस कुछ डेटा संशोधित करने की आवश्यकता है। मैंने कुछ फल खरीदे हैं, हम बाद में कोशिश करेंगे। ठीक है। लिन शुवान तरबूज को रसोई में ले गई, उसे चाकू से काटा, बाकी आधे हिस्से को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज में रख दिया, फिर चाकू से तरबूज के दूसरे आधे हिस्से का छिलका हटाया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, एक प्लेट में रखा, कुछ टूथपिक डाली, एक छोटा टुकड़ा चखा और पाया कि वह बहुत मीठा था। लिन शुवान हल्के से मुस्कुराए और तरबूज की प्लेट लिविंग रूम में ले गई। सोफे के सामने इसे रखते हुए पोफैंग ने लिन जुवान को आते देखा, सोफे से उठ खड़ा हुआ, आलस से खींचा और लिन जुवान के बैठने के लिए जगह बनाई।
घर में आने के बाद से पोफैंग दाबाओ और एरबाओ के साथ रह रहा था और दोनों शिशुओं की सुरक्षा भी कर रहा था। यद्यपि लिन हुआन और अन्य लोग भी शिशुओं की रक्षा कर रहे थे, पोफैंग की नज़र में दोनों छोटे प्यारे उसके छोटे स्वामी थे, इसलिए उसे उनकी अच्छी तरह से रक्षा करनी थी। लिन हुआन ने पोफैंग का सिर खुजलाया और फिर उसकी पत्नी के बगल में बैठ गया। इया बाबा, अरे दाबाओ, पिताजी यहाँ हैं। दाबाओ को फिर से डैडी कहते हुए सुनकर लिन हुआन ने धीरे से मुस्कुराया और जल्दी से जवाब दिया। यद्यपि वह समझ गया था कि दाबाओ अब अनजाने में ही बाबा पुकार रहा था, लेकिन जब उसने अपने बच्चे को उसे डैडी कहते सुना तो उसका दिल खुश हो गया। दाबाओ खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके चेहरे की मुस्कान से उसके मुंह में दूध का छोटा सा दांत साफ दिखाई दे रहा था। अब दाबाओ और एरबाओ 8 महीने से ज्यादा के हो चुके थे। जब उनका नाम पुकारा जाता तो वे प्रतिक्रिया देते और कभी कभी फुफकारने जैसी आवाजें निकालते। वे छटपटाने भी लगते और नापसंद स्वादों से परहेज करने लगते। यह इस बात का संकेत था कि शिशुओं की सूंघने की शक्ति मूलतः परिपक्व हो चुकी थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अब बच्चे बैकरेस्ट के सहारे कुछ देर तक बैठ सकते थे। हालांकि वे आगे की ओर गिरने से पहले केवल कुछ मिनट ही बैठ सकते थे। लिन हुआन बच्चों को हर समय बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश थी। यदि स्कूल वर्ष की शुरुआत न होती और वह हर समय बच्चों के साथ नहीं रह पाता, तो लिन हुआन की इच्छा होती कि वह बच्चों को 24 घंटे अपनी नजरों में रख सके। यांग जियाई ने एक टूथपिक ली, तरबूज को चखा, पाया कि यह बहुत मीठा था और फिर टूथपिक को तरबूज के एक और छोटे टुकड़े में डाल दिया। अपने पति की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, प्रिय, यह तरबूज बहुत मीठा है, तुम भी खाओ। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए तरबूज को देखकर लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, अपना मुंह खोला और तरबूज खा लिया। पत्नी, यह सचमुच बहुत प्यारा है। झाओ युजिया, जो सोफे पर बैठी थी, ने जियाई को व्यक्तिगत रूप से लिन जुबान को खिलाते हुए तरबूज खाया और महसूस किया कि वह खुद तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा खाने के बाद पहले से ही भरा हुआ था। इया दाबाओ और एरबाओ ने अपनी मां को अपने पिता को खाना खिलाते हुए देखा और आवाज लगाई, फिर उन्होंने भी खाना चाहा और अपना मुंह खोल दिया। यह देखकर कि दाबाओ और एरबाओ भी खाना चाहते हैं, लिन हुआन ने धीरे से कहा, बच्चों, चिंता मत करो, डैडी और मम्मी तुम्हें बाद में तरबूज खिलाएंगे। पत्नी, बच्चे पहले से ही 8 महीने के हैं, वे तरबूज खा सकते हैं, लेकिन हमें पहले तरबूज से बीज निकालने होंगे और फिर इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा ताकि हम बच्चों को खिला सकें। ठीक है बच्चों, चिंता मत करो, पापा और मम्मी इसे तुम्हारे लिए तैयार कर देंगे। यांग जियाई ने सिर हिलाया, ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से तरबूज के छोटे टुकड़ों से तरबूज के बीज निकाले, और बीज निकालने के बाद उसने तरबूज को बहुत छोटे टुकड़ों में काटा, लगभग पके हुए चावल के दाने के आकार का। यद्यपि बच्चों के दूध के दांत निकल आए थे, लेकिन वे अभी तक चबाना नहीं जानते थे, इसलिए इसे बहुत छोटे टुकड़ों में काटना पड़ा। इन्हें तैयार करने के बाद यांग जियाई और लिन जुबान ने बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें तरबूज खिलाया। बेबी, इसे एक बार में निगलने की जल्दबाजी मत करो, इसे थोड़ी देर तक अपने मुंह में चबाओ और फिर निगल जाओ। लिन हुआन ने दाबाओ को तरबूज का एक छोटा टुकड़ा खिलाया, दोनों छोटे बच्चों को देखते हुए, और उन्हें धीरे से निर्देश दिया। दुर्भाग्य से दाबाओ और एरबाओ को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही चावल के दाने के आकार का तरबूज उनके मुंह में गया, उन्होंने उसे सीधे निगल लिया। इया इसे निगलने के बाद दाबाओ और एरबाओ ने आवाज निकाली, फिर अपना मुंह खोला, अपने माता पिता द्वारा उन्हें खिलाने की प्रतीक्षा करने लगे। तुम लोग बहुत जल्दी खाते हो। यह देखकर कि दाबाओ और एरबाओ ने उसकी बात नहीं सुनी, लिन हुआन मुस्कुराया और धीरे से अपने हाथ से उनकी छोटी नाक को पकड़ा, फिर दाबाओ और एरबाओ को तरबूज खिलाना जारी रखा। हालांकि बच्चों को तरबूज बहुत ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। अगर वे ज्यादा ठंडी चीजें खाएंगे तो उन्हें दस्त वगैरह आसानी से हो सकते हैं। इसलिए उन्हें कुछ खिलाने के बाद लिन हुआन और यांग जियाई ने बच्चों को और कुछ नहीं खिलाया। इया दाबाओ और एरबाओ ने देखा कि उनके माता पिता अब उन्हें खाना नहीं खिला रहे हैं, और वे अपने माता पिता की बाहों में मचलने लगे, मानो कह रहे हों, बच्चा अभी भी खाना चाहता है। ठीक है बच्चों, अब तुम कुछ नहीं खा सकते, वरना तुम्हारा पेट आसानी से ठंडा हो जाएगा और यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा होगा। लिन हुआन ने बच्चों को धीरे से समझाया और फिर अपनी पत्नी को आंख मारी। यांग जियाई ने सिर हिलाया और मेज पर रखी प्लेट को एक तरफ धकेल दिया ताकि दाबाओ और एरबाओ उसे न देख सकें। जब तक दाबाओ और एरबाओ इसे नहीं देख सकते थे, वे तरबूज के बारे में नहीं सोचते थे। ऐसा नहीं था कि वे उन्हें यह नहीं दे रहे थे, यह सिर्फ इतना था कि लिन हुआन और अन्य लोग चिंतित थे कि दाबाओ और एरबाओ बहुत अधिक खा लेंगे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा होगा। बेशक दाबाओ और एरबाओ ने तरबूज नहीं देखा, और अपने माता पिता के चिढ़ाने पर वे खुशी से हंस पड़े। इस समय वे तरबूज के बारे में पूरी तरह भूल चुके थे। शाम को लिन जुबान ने रात का खाना बनाना शुरू किया और बच्चों के लिए कुछ पूरक भोजन भी बनाया। लिन हुआन ने ऑनलाइन एक डॉक्टर से परामर्श किया, और डॉक्टर ने कहा कि पूरक भोजन को शामिल करने के लिए बहुत चिंतित न हो, बल्कि इसे धीरे धीरे लें।
जब भी बड़े लोग खाना खा रहे हों, बच्चों पर नजर रखना सबसे अच्छा है। अगर बच्चे खाते समय लार टपकाते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में पूरक आहार दिया जा सकता है। उन्होंने इन चीजों के बारे में सीखा था और ऑनलाइन बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स भी सीखी थी। अध्याय 153 पत्नी, क्या हम बच्चे के लिए 2 पालने तैयार कर सकते हैं? बच्चों के लिए पूरक आहार तैयार करने और रात का खाना खत्म करने के बाद, यांग जियाई कटोरे और चॉपस्टिक लाने में मदद करने के लिए रसोई में गई। इया भोजन की सुगंध सूंघ कर दाबाओ और एरबाओ खाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। बच्चों, अधीर मत होइए, मम्मी और पापा थोड़ी देर में तुम्हें खाना खिला देंगे। बच्चों को इतना उत्सुक देखकर यांग जियाई ने हंसते हुए उन्हें सांत्वना दी। बर्तन मेज पर लाते हुए लिन जुबान और यांग जियाई सोफे पर आए और अपने हाथ बढ़ाए। बच्चों, आओ, मम्मी और पापा तुम्हें मेज तक ले जाएंगे। इया दाबाओ और एरबाओ सोफे पर लेटे हुए थे, अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ा रहे थे और चाहते थे कि मम्मी और पापा उन्हें पकड़ लें। चुंबन। यांग जियाई और लिन जुबान ने बच्चों के चेहरे को चूमा और फिर मेज पर आकर बैठ गए। मेज पर रखे कटोरे में रखे अतिरिक्त भोजन को देखकर दाबाओ और एरबाओ खिलखिलाकर हंस पड़े। लिन शुबान और यांग जियाई ने चम्मच उठाया, एक चम्मच से खाना उठाया, उस पर फूंक मारी और उसे चखा। तापमान बच्चों को खिलाने के लिए बिल्कुल सही था। फिर उन्होंने चम्मच बच्चों के मुंह के पास ले जाकर कहा, आओ बच्चों, आओ, अपना खाना खाओ। दाबाओ और एरबाओ ने अपना मुंह खोला और चम्मच से पूरक भोजन खाया। ममम, बच्चों, कैसा है? क्या पापा ने खाना स्वादिष्ट बनाया है? ममम या दाबाओ और एरबाओ ने आवाज लगाई क्योंकि उनके मुंह अभी भी भोजन से भरे हुए थे। अपना समय लो, जल्दबाजी मत करो, कटोरे में अभी और भी कुछ है। युजिया, तुम पहले खा सकते हो, तुम्हें हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जाओ, युजिया ने सिर हिलाया, अपनी चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू कर दिया। दाबाओ और एरबाओ को खाना खिलाने के बाद लिन जुबान और यांग जियाई ने बच्चों को घुमक्कड़ में बिठाया। लिन जुबान उठी, गेल डॉग हाउस की तरफ गई, लंच बॉक्स लिया, उसमें से थोड़ा मांस निकाला, थोड़ा खाना डाला और उसे वापस डॉग हाउस के पास रख दिया। गेल, आओ और खाओ। वूफ वूफ। गेल भौंका, अपनी पूंछ हिलाई और खाने के लिए लेटने से पहले लिन जुबान के पैर से रगड़ा। लिनहुआन मेज पर वापस आया, अपनी पत्नी के बगल में बैठा और उसके साथ खाना खाया। रात के खाने के बाद लिन जुबान सफाई करने के लिए रसोई में चली गई, जबकि यांग जियाई और झाओ युजिया ने बच्चों की देखभाल की। बच्चों की देखभाल करते हुए टीवी देख रहे थे। बर्तन धोने के बाद लिनहुआन ने कुछ गर्म पानी उबाला और आज रात बच्चों को नहलाने की योजना बनाई। लिविंग रूम में आकर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रिय, मैंने थोड़ा गर्म पानी उबाला है, चलो बाद में बच्चों को नहला देते हैं, उन्होंने कुछ दिनों से पानी नहीं नहलाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मम्मी और पापा तुम्हें बाद में नहला देंगे। इया गर्म पानी उबलने के बाद लिन शुबान ने 2 बड़े बर्तन निकाले, उनमें गर्म पानी डाला और थोड़ा ठंडा पानी भी डाला। उसने हाथ बढ़ाकर बर्तनों में पानी का तापमान महसूस किया। यह तापमान बच्चों को नहलाने के लिए बिल्कुल सही था। यांग जियाई ने ऊपर से बच्चों के लिए बदलने के लिए कपड़े भी नीचे लाए। अपने कपड़े गीले होने से बचाने के लिए दोनों ने वाटरप्रूफ एप्रन पहन लिए। बच्चों को नहलाते समय वे उनकी गोद में एक बड़ा, मुलायम तौलिया और उनकी छाती पर एक और तौलिया बिछा देती, ताकि नहलाने के बाद जब वे बच्चों को गोद में लें, तो उन्हें गर्माहट और आराम मिले। बच्चों, आओ, पापा तुम्हें नहलाने ले जाएंगे। लिनहुआन दाबाओ के पास आया और उसे धीरे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। यांग जियाई ने भी कपड़े एक तरफ रख दिए, एरबाओ के पास आए और बच्चे को नंगा करना शुरू कर दिया। बच्चों के कपड़े उतारने के बाद वे दोनों बाथटब के पास आए और पानी में शिशु स्नान तरल मिलाया। फिर उन्होंने सावधानीपूर्वक बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें बाथटब में डाल दिया। इया दाबाओ और एरबाओ को लगा कि उनका शरीर पानी में डूब गया है और वे अचानक थोड़ा घबरा गए। बच्चों, डरो मत, मम्मी और डैडी यहाँ हैं, मम्मी और डैडी तुम्हारी रक्षा करेंगे, यह सिर्फ एक स्नान है, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। यह देखकर कि दाबाओ और एरबाओ थोड़ा डरे हुए थे, यांग जियाई ने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया। शायद अपनी माँ से सांत्वना पाकर दाबाओ और एरबाओ धीरे धीरे पहले की तुलना में कम डरे हुए हो गए। लिन जुबान और यांग जियाई ने भी बच्चों को अपना शरीर धोने में मदद करना शुरू कर दिया। झाओ युजिया सोफे पर बैठी लिन जुबान और यांग जियाई को बच्चों को नहलाते हुए देख रही थी। हालांकि अभी तक उसका कोई प्रेमी नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है और उसके बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी वह अब ये चीजें सीख सकती है, ताकि भविष्य में जब उसके बच्चे हों, तो उसे उनकी देखभाल करने का अनुभव हो। इया थोड़ी देर बाद दाबाओ और एरबाओ को नहाना पसंद आने लगा और उन्होंने बाथटब में पानी को हिलाने के लिए अपने छोटे हाथ भी बढ़ा दिए। बच्चे शरारती। यांग जियाई ने एरबाओ की हरकतों को देखकर मुस्कुराया और उसे घूरा। इया एरबाओ ने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान ला दी। शिशुओं को नहलाने के बाद यांग जियाई और लिन जुबान ने शिशुओं को अपनी गोद में लिटा दिया, जिन पर साफ और मुलायम तौलिए रखे हुए थे।
उन्होंने बच्चों को अपनी गोद में रखे तौलियों पर लिटा दिया और उनके शरीर को तौलियों में लपेट दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बच्चों को बाथटब से बाहर आते ही सर्दी न लग जाए। दाबाओ और एरबाओ को तौलिए में लपेटे हुए लिनहुआन और यांग जियाई सोफे पर आए, एक और साफ और मुलायम तौलिया निकाला और शिशुओं के शरीर को पोंछा। उन्हें सुखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। छोटे प्यारे बच्चों, क्या स्नान मजेदार था। झाओ युजिया ने दो छोटी प्यारी लड़कियों को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए पूछा, इया बच्चे, सभी स्वच्छ और सुगंधित। बच्चों को कपड़े पहनाने के बाद यांग जियाई ने एरबाओ को अपनी बाहों में लिया, अपने शरीर पर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, या। एरबाओ अपनी मां की हरकतों से खुश हुई और खुशी से हंस पड़ी। अब जब बच्चों को नहलाया जा चुका था, लिन हुआन ने अपनी पत्नी को बच्चों के साथ जाने दिया, बाथटब उठाया और नहाने का पानी सिंक में डाल दिया। थोड़ी देर सफाई करने के बाद वह फिर से बैठक कक्ष में आ गया। उन्होंने दाबाओ को गोद में उठा लिया और पूरा परिवार सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। आधे घंटे बाद दाबाओ और एरबाओ अपने माता पिता की गोद में जम्हाई लेने लगे। प्रिय, ऐसा लगता है कि बच्चे सोना चाहते हैं। यांग जियाई ने बच्चों को जम्हाई लेते देखा और लिन जुबान से धीरे से कहा। लिन हुआन ने बच्चों की ओर देखा, जो पहले से ही नींद में अपनी आंखें बंद कर रहे थे। तो फिर प्रिय, चलो बच्चों को आराम करने के लिए ऊपर ले चलते हैं। एने युजिया, अगर तुम टीवी देखना चाहती हो तो थोड़ी देर और देखती रहो। अगर तुम आराम करने जा रही हो तो ऊपर जाने से पहले टीवी और लाइट बंद कर दो। हम पहले ऊपर चलेंगे, यांग जियाई ने झाओ युजिया से कहा, जब वह एरबाओ को पकड़े हुए खड़ी हुई। ठीक है, तुम लोग पहले ऊपर जाओ, मैं भी आराम करने जा रहा हूं, झाओ युजिया ने सिर हिलाया। लिन हुआन और यांग जियाई ने सोते हुए बच्चों को अपनी बाहों में उठाया और ऊपर चले गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने रजाई उठाई, दाबाओ और एरबाओ के सिर को उनके छोटे तकियों पर रखा, उनके शरीर को बिस्तर पर रखा और फिर उन्हें रजाई से ढक दिया। प्रिय, क्या आपको लगता है कि हमें बच्चों के लिए 2 पालने खरीदने चाहिए? सोते हुए बच्चों को देखकर लिन जुबान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अध्याय 154 अपने बच्चे के लिए डबल स्ट्रॉलर खरीदना। एक पालना खरीदें। यांग जियाई ने पलकें झपकाईं और लिन जुबान को हैरानी भरी नजरों से देखा। ठीक है, जानू, हम न सिर्फ बच्चों के लिए 2 पालने खरीद सकते हैं, बल्कि लिविंग रूम में उनके लिए एक खेल का मैदान भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह समय आने पर बच्चे खेल के मैदान में खेल सकेंगे। बच्चे 8 महीने से ज्यादा के हो चुके हैं। हमें उन्हें थोड़ा व्यायाम कराना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद 1 साल का होने तक वे चलने लायक हो जाएंगे, कौन जाने। अपने पति को यह कहते हुए सुनकर यांग जियाई ने अपने होंठ भींचे और सोचा, इसमें कुछ सच्चाई पाई। ठीक है प्रिय, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। अपनी पत्नी को सहमत होते देख लिन हुआन बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, ठीक है प्रिय, मैं कल दोपहर बच्चों के लिए पालने और अन्य सामान खरीदने जाऊंगा। ठीक है, तो फिर प्रिय, चलो हम भी आराम करें। ठीक है। अगली दोपहर लिन जुबान बच्चों के लिए पालने और डबल घुमक्कड़ खरीदने के लिए स्कूल से निकल गई। छोटे बच्चों को घुमाने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में घुमक्कड़ की आवश्यकता होती है। एक उपयुक्त घुमक्कड़ कई समस्याओं का समाधान कर सकता है, और एक डबल घुमक्कड़ 5 सेकंड फोल्डिंग का समर्थन करता है, एक यूवी प्रतिरोधी छतरी के साथ आता है, और बहुत हल्का भी है। लिन शुबान बेबी स्टोर में गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक महिला क्लर्क मुस्कुराते हुए वहां आई। नमस्ते सर, स्वागत है। आप क्या खरीदना चाहते हैं? नमस्ते, मैं यहाँ बच्चों के लिए पालने और डबल स्ट्रॉलर देखने आया हूँ। ठीक है महोदय, कृपया मेरे पीछे आइए। महिला क्लर्क ने लिन हुआन को सबसे पहले पालना अनुभाग में ले जाया। सर, वर्तमान में बाजार में उपलब्ध पालने मुख्य रूप से मिश्रित सामग्रियों से बने होते हैं, बिना पेंट वाली ठोस लकड़ी, पेंट वाली ठोस लकड़ी, बांस आदि। मैं मिश्रित सामग्री या बिना पेंट वाली ठोस लकड़ी से बने पालने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। मिश्रित सामग्री वाले पालने आमतौर पर कपड़े, स्टील पाइप और प्लास्टिक से बने होते हैं। ज्यादातर सामग्रियां अपेक्षाकृत नर्म होती हैं, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि शिशु को उसमें लेटे या खेलते समय चोट लग जाएगी। इसके अलावा पालना चुनते समय रेलिंग आमतौर पर गद्दे से 50 सेमी ऊंची होती है। यदि यह बहुत कम है तो बच्चा रेंग कर बाहर आ सकता है और गिर सकता है। यदि यह बहुत ऊंचा है तो मां के लिए बच्चे को उठाना और नीचे रखना असुविधाजनक होगा। यदि आप गतिशील रेलिंग वाला पालना चुनते हैं तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चा समायोजन लॉक को न खोल सके और रेलिंग को स्वयं नीचे न कर सके, यहां तक कि 3 वर्ष की आयु में भी। इसके अलावा रेलिंग के हर 2 बार के बीच की दूरी 4.5 सेमी 6.5 सेमी के बीच रखना सबसे अच्छा है। अगर यह बहुत चौड़ी है तो शिशु आसानी से अपना सिर और शरीर बाहर निकाल सकता है, जो खतरनाक है। अगर यह बहुत संकरी है तो शिशु के पैर या हाथ फंस सकते हैं। यदि आपके द्वारा चुने गए पालने में रेलिंग नहीं है तो अलग से उपयुक्त आकार की रेलिंग खरीदना सुनिश्चित करें।
वर्तमान में बाजार में ठोस लकड़ी की रेलिंग और जालीदार कपड़े की रेलिंग उपलब्ध हैं। सुरक्षा कारणों से पालने के लिए अलग से रेलिंग लगाना या ठोस लकड़ी की रेलिंग खरीदना सबसे अच्छा है, और फिर पालने के आकार से मेल खाते हुए बिस्तर के चारों ओर बम्पर का एक सेट लगाना चाहिए। इस तरह बच्चे के हाथ और सिर बाड़ से बाहर नहीं निकलेंगे, और जब बच्चा पालने में करवट लेगा तो एक निश्चित मोटाई वाले बिस्तर के बम्पर भी एक निश्चित बफरिंग प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। सभी जोड़ने वाले हिस्से कसकर और मजबूती से जुड़े होने चाहिए, और गद्दे और बिस्तर के फ्रेम के बीच का अंतर कम से कम होना चाहिए। बिस्तर के किनारे की क्षैतिज पट्टी पर एक सुरक्षित और गैर विषैले एंटीबाइट पट्टी होनी चाहिए, और चारों कोनों को गोल और चिकना होना चाहिए ताकि तेज कोनों से बच्चे के कपड़े न फंसें। कैस्टर वाले पालने में एक ठोस ब्रेकिंग डिवाइस होना चाहिए, और कनेक्टिंग हार्डवेयर और पुली की सामग्री सुरक्षा मानकों को पूरा करनी चाहिए। आमतौर पर 2 या 3 स्तर होते हैं। बेड बोर्ड को उचित ऊंचाई पर समायोजित करने से विभिन्न आयु समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3 चरण वाले समायोज्य बेड बोर्ड पालने के लिए 0-6 महीने की आयु के बच्चे बेड बोर्ड की स्थिति को उच्चतम स्तर पर समायोजित कर सकते हैं। 6-12 महीने की आयु के बच्चों के लिए बेड बोर्ड की स्थिति को मध्य स्तर पर समायोजित किया जा सकता है, जो माता पिता के बिस्तर के साथ मिलकर माता पिता द्वारा शिशु की देखभाल को सुविधाजनक बनाता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाए और स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सके तो उसे सबसे निचली परत में ले जाएं। ऊंची रेलिंग की सुरक्षा के साथ जब वयस्क व्यस्त होते हैं तो यह बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित किला बन जाता है। ठोस लकड़ी बिना पेंट वाले पालने आमतौर पर मुलायम न्यूजीलैंड पाइन की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी बनावट सुंदर होती है और इसकी सतह का फिनिश भी अच्छा होता है। आमतौर पर इसे बिना पेंट किए सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत होती है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड के मानक से ज्यादा होने और अन्य समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महिला क्लर्क ने चलते हुए लिन हुआन से परिचय कराया। स्टोर में क्लर्क के रूप में ग्राहकों के बीच इन जानकारियों को लोकप्रिय बनाना स्वाभाविक है, ताकि यह ग्राहक के परिवार के बच्चों के लिए भी अच्छा हो। तो फिर मैं 2 मिश्रित सामग्री वाले पालने खरीदूंगा, कृपया मेरे लिए कुछ सुझाएं। ठीक है सर, पालने की कीमत ब्रांड, सामग्री और आकार के आधार पर बहुत भिन्न होती है, जो 250 युआन से लेकर 2000 युआन तक होती है, और इस मिश्रित सामग्री वाले पालने की कीमत, जिसकी मैं आपको सिफारिश करता हूं, लगभग 1500 युआन है। इस तरह के पालने को मोड़ा जा सकता है। अगर आपको सामान्य समय पर इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसे पूरी तरह से मोड़ सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा जगह घेरने की चिंता न करनी पड़े। यह सुनकर लिन शुवान ने अपने सामने रखे पालने को ध्यान से देखा। वह इसे बच्चों के लिए खरीद रहा था, इसलिए उसे ध्यान से देखना था कि पालने की सामग्री क्या है और यह सुरक्षित है या नहीं। कुछ ही देर में लिन जुवान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं 2 पालने खरीदूंगा। यह सुनकर महिला क्लर्क का चेहरा खिल उठा और उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है महोदय, मैं इसे आपके लिए लिख दूंगी। तो क्या हम डबल स्ट्रॉलर देखने चलें? ठीक है, जहां तक स्ट्रॉलर ब्रांड की बात है, मैं अप बेबी की सिफारिश करता हूं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उच्च स्तरीय स्ट्रॉलर ब्रांड है और विस्टा इसका स्टार मॉडल है। मानक विन्यास में एक बेसिनेट शामिल है जो ASTM सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, और इसका उपयोग रात भर किया जा सकता है। छोटे बच्चों को बाहर ले जाने के लिए सुविधाजनक होने के अलावा कभी कभी बच्चे को रात भर के लिए किसी रिश्तेदार के घर ले जाने में भी कोई समस्या नहीं होती है। बेसिनेट और सीट दोनों में अतिरिक्त चौड़ा SPF 50 सनशेड एक देखने वाली खिड़की के साथ है। यह मच्छरदानी और रेन कवर के साथ आता है, इसलिए आपको किसी भी मौसम में बाहर जाने में डरने की जरूरत नहीं है। सीट 2 तरफा है, झुकाव और पैर रखने के कोण को समायोजित किया जा सकता है, घुमक्कड़ के हैंडल की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है, और नीचे की भंडारण टोकरी में पानी की बोतलों और व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए छोटी जेबें हैं। बेसिनेट 20 पाउंड वजन और 25 इंच से कम वजन वाले शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है, और स्ट्रॉलर सीट का वजन 28 पाउंड है और यह 50 पाउंड और उससे कम वजन वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। संबंधित एडेप्टर को जोड़कर मैक्सी कोसी, नुना, साइबेक्स, चिक्को और अन्य ब्रांड की कार सीटों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर लागत प्रदर्शन काफी अधिक है। लिन शुवान ने एक नज़र डाली। यहाँ कई तरह की घुमक्कड़ गाड़ियाँ थीं, लेकिन लिन शुवान को सिर्फ वही पसंद आई जिसमें सबसे बड़ा और दूसरा बच्चा साथ साथ बैठ सके। इस घुमक्कड़ की कीमत क्या है? लिन जुबान ने उस घुमक्कड़ की ओर इशारा किया जो एक दूसरे के बगल में रखा जा सकता था और उत्सुकता से पूछा। सर, इस स्ट्रॉलर की कीमत लगभग 2300 युआन है। अगर आप यह स्ट्रॉलर खरीदेंगे तो हम आपको कुछ उपहार भी देंगे। ठीक है, तो मैं यह घुमक्कड़ ले लूंगा। ठीक है सर, इसके अलावा मैं घर पर बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी तैयार करने की योजना बना रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरह की चीजें खरीदनी चाहिए। लिन शुवान को अभी भी कुछ बातें समझ नहीं आईं, लेकिन बेबी स्टोर के क्लर्क अलग थे। उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण लिया था और माता पिता से ज्यादा जानते थे। अध्याय 155 आओ बेबी, पापा के पास आओ।
महिला दुकान सहायक ने लिन जुबान के लिए फर्श पर इस्तेमाल करने के लिए शिशुओं के लिए उपयुक्त कुछ मैट का चयन किया। ये सभी चटाइयाँ स्पंज की थीं, बहुत मुलायम, इसलिए यदि बच्चे उन पर रेंगते भी तो उन्हें चोट नहीं लगती। शिशु गाड़ियाँ, पालने, स्पंज मैट और अन्य सामान की कीमत लिन जुबान को लगभग 6,000 युआन पड़ी। इन सभी चीज़ों को कार में रखने के बाद लिन हुआन लेकसाइड गार्डन की ओर चला गया। स्कूल की छुट्टी होने में अभी भी समय था और 2 घंटे से ज़्यादा समय बाकी था। लिन शुबान ने पहले वापस जाकर सामान लगाने और फिर स्कूल की छुट्टी होने पर अपनी पत्नी को लेने स्कूल जाने की योजना बनाई। कार को तहखाने में पार्क करके लिन हुआन बड़े और छोटे बैगों को विला के प्रवेश द्वार की ओर ले गया। अपनी जेब से चाबी निकालकर उसने दरवाज़ा खोला। इया दाबाओ और एरबाओ ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वे पहले सोफे पर खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सिर उठाया। दरवाजे पर अपने पिता की आकृति देखकर वे उत्साहित हो गए। बच्चों, पापा वापस आ गए हैं। बच्चों की बड़बड़ाहट सुनकर लिन हुआन मुस्कुराया, अपने जूते बदले और सामान उठाकर सोफे पर आ गया। मिस्टर लिन, यह सब क्या है? वांगमा दाबाओ और एरबाओ को सोफे से गिरने से बचाने के लिए उनकी रक्षा कर रही थीं। लिन शुबान को इतने सारे बैगों के साथ देखकर उन्होंने उलझन में पूछा। वांगमा, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बच्चों के लिए खरीदी हैं। ओह बच्चों, क्या तुम्हें पापा की याद आई? लिन हुआन ने सामान जमीन पर रख दिया, सोफे के सामने बैठ गई और सोफे पर बैठे 2 प्यारे बच्चों को देखने लगी। या पिताजी को भी तुम्हारी याद आई। आओ, पिताजी को एक चुंबन दो। मुमा, इया दाबाओ और एरबाओ ने अपने पिता को चूमा, फिर चारों ओर देखा और यह देखकर कि उनकी मां घर नहीं आई है, उन्होंने उत्सुकता से अपनी छोटी आंखें झपकाईं। बच्चों, मम्मी अभी स्कूल में हैं। पापा आज स्कूल से निकलकर तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीदने बाहर गए हैं। थोड़ी देर में पापा सामान लगा देंगे और फिर तुम एक्टिविटी एरिया में खेल सकते हो। लिन जुबान ने मुस्कुराते हुए समझाया। बच्चों, पहले तुम यहाँ दादी वांग के साथ खेलो। पापा जल्दी से चीजें तैयार कर देंगे, फिर पापा तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। इया लिन हुआन खड़ी हुई, पैकेज से स्पंज मैट निकाली, चारों ओर देखा, एक अच्छी जगह ढूंढी और फिर स्पंज मैट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लिन जुबान ने स्पंज मैट को इकट्ठा किया और उन्हें जमीन पर रख दिया। इन स्पंज मैट को देखकर ऐसा लगता है कि अब से यह शिशुओं का क्रियाकलाप क्षेत्र होगा। बच्चों, पापा के साथ गतिविधि क्षेत्र देखने चलो, ठीक है। ये सब खत्म करने के बाद लिन हुआन सोफे पर आए और 2 प्यारे छोटे बच्चों को देखा। हाँ, एरबाओ को पकड़कर उसने पहले एरबाओ को स्पंज मैट पर रखा, फिर दाबाओ को पकड़कर उसने दाबाओ को स्पंज मैट पर रखा। इया दाबाओ और एरबाओ ने पहली बार स्पंज मैट को देखा और उत्सुकतावश उसे थपथपाने के लिए अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए। बच्चों, अब से यह तुम्हारा गतिविधि क्षेत्र होगा। आमतौर पर जब मम्मी और पापा घर पर होते हैं तो हम यहाँ तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें यह पसंद है? इया लिन हुआन ने अपना फोन निकाला और बच्चों की गतिविधि रिकॉर्ड करने की योजना बनाई ताकि जब उसकी पत्नी वापस आए तो वह उसे दिखा सके। आओ बच्चों, पापा यहाँ हैं, पापा के पास आओ। लिन हुआन स्पंज मैट पर पालथी मारकर बैठा था, उसके एक हाथ में खिलौना था और दूसरे हाथ में फोन। वह बच्चों को फिल्मा रहा था और उन्हें अपनी ओर रेंगने के लिए आकर्षित कर रहा था। दाबाओ और एरबाओ जमीन पर लेट गए, अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने पिता की ओर देख रहे थे। लिन हुआन ने दाबाओ और एरबाओ को प्रत्याशा से देखा। वास्तव में इन दिनों में उन्होंने यह भी देखा था कि दाबाओ और एरबाओ पहले से ही पलट सकते हैं और शिशुओं के मोटर कौशल में कुछ हद तक सुधार हुआ है। वे अपने छोटे हाथों से अपने आसपास की चीजों को उठाकर फेंक भी सकते थे। हाल ही में उसने यह भी पाया कि बच्चे पहले से ज्यादा बार हिलने डुलने लगे थे। हालांकि उसने अभी तक बच्चों को रेंगते हुए नहीं देखा था, लिन शुबान को यकीन था कि बच्चे जरूर रेंग कर आगे बढ़ेंगे। अतः इस विचार के साथ उन्होंने कल रात बच्चों के लिए एक गतिविधि क्षेत्र तैयार करने तथा उनके मोटर कौशल का अभ्यास कराने के बारे में सोचा। इया दाबाओ और एरबाओ ने पिताजी के हाथ में छोटा खिलौना देखकर बड़बड़ाया, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से उससे खेलना चाहते थे। उनके छोटे शरीर अपने ऊपरी शरीर को सहारा देने की कोशिश में मुड़ते रहे। बच्चों, आओ, पापा के पास आओ। दाबाओ, एरबाओ सर्वश्रेष्ठ हैं। मानो डैडी के प्रोत्साहन को समझते हुए दाबाओ और एरबाओ ने अपनी आंखें झपकाईं और अपने छोटे नितंबों को थोड़ा हिलाया। उनके 2 गोल मटोल छोटे पैर प्रयास से हिलने लगे। 2 छोटे बच्चों की हरकतें देखकर लिन हुआन की आंखें और भी चमक उठीं। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करना जारी रखा। बच्चों, आओ, तुम सबसे अच्छे हो। अंततः दाबाओ ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जल्द ही उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वह स्पंज मैट पर गिर गया। सौभाग्यवश स्पंज मैट इतना मोटा था कि शिशुओं को चोट नहीं लगी। इया हालांकि एरबाओ अपने भाई से अलग था। एरबाओ 3-4 कदम शालीनता से रेंगता हुआ धीरे धीरे डैडी के पास पहुंचा। दाबाओ ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा, वह थोड़ा असमंजस में था, मानो कह रहा हो कि वह बड़ा भाई है,
तो वह अपनी छोटी बहन से कैसे हार सकता है। इसलिए दाबाओ ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सहारा देकर डैडी की ओर रेंगना जारी रखा। बच्चे बहुत अद्भुत हैं। एरबाओ को अपने करीब आते देख लिन हुआन का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। एरबाओ की प्रशंसा करने के बाद लिन हुआन दाबाओ की प्रशंसा करना नहीं भूला। दोनों ही उसके प्रिय थे और स्वाभाविक रूप से वह केवल एक बच्चे के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करता था। डैडी की प्रशंसा सुनकर एरबाओ बहुत खुश हुई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही एरबाओ की हरकतों से उसने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गई। एरबाओ अचानक जमीन पर गिर पड़ा और पिताजी की ओर शिकायत भरी नजरों से देखने लगा। एरबाओ, रो मत, डैडी यहाँ हैं, चलो डैडी के पास आओ। एरबाओ की व्यथित नजर देखकर हालांकि लिन हुआन को भी उसके लिए थोड़ा दुख हुआ, वह शिशुओं को व्यायाम कराना चाहता था और उनके मोटर कौशल को बढ़ाना चाहता था। इया दाबाओ ने अपनी छोटी बहन को जमीन पर लेटा हुआ देखा और उसके सामने रुककर उससे बड़बड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी छोटी बहन को सांत्वना दे रहा हो। बड़े भाई के रूप में दाबाओ को वास्तव में अपनी छोटी बहन को सांत्वना देते हुए देखकर लिन जुबान के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। शायद अपने बड़े भाई से प्रोत्साहित होकर एरबाओ ने बड़बड़ाया और फिर अपने आप को फिर से सहारा देने की कोशिश की और अपने बड़े भाई के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए पिताजी की ओर रेंगने लगी। बच्चों, आओ। दाबाओ और एरबाओ को अपने करीब आते देख लिन हुआन ने तुरंत बच्चों को फिर से प्रोत्साहित किया। यद्यपि बच्चे अभी भी छोटे थे और वयस्कों की बातें नहीं समझ सकते थे, फिर भी वे संवेदनशील थे और वयस्कों, विशेषकर अपने माता पिता के हाव भाव और स्वर से दूसरों की भावनाओं को समझ सकते थे। डैडी के नए प्रोत्साहन से दाबाओ और एरबाओ को ऐसा लगा जैसे उन्हें धीरे धीरे मुर्गे का खून पिलाया गया हो। शाबाश बच्चों, तुम पापा के अच्छे बच्चे बनने के लायक हो। अंततः दाबाओ और एरबाओ लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे डैडी की आंखों के पास पहुंचे। लिन हुआन ने अपना फोन और खिलौना नीचे रख दिया, एक हाथ से दाबाओ और एरबाओ को उठाया और बच्चों के गोल मटोल छोटे चेहरों को चूमा। फिर उसने उन्हें अपने पास बिठाया और खिलौने उन्हें दे दिए। अध्याय 156 पत्नी, देखो, दाबाओ वास्तव में अपनी बहन को दिलासा देना जानता है। यद्यपि वे जुड़वां हैं, लेकिन दाबाओ हर काम में एरबाओ से एक कदम आगे रहता है। उदाहरण के लिए, अभी अभी दाबाओ ने अपनी बहन को दुखी देखा और उसे सांत्वना देने के लिए रुक भी गया। दादा, एरबाओ खिलौनों के साथ खेल रहा था, उसने अपने पिता को देखा, उनकी ओर रेंगता हुआ गया, अपने पिता की जांघ के पास पहुंचा, अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और अपने पिता की जांघ को थपथपाया, अनजाने में दादा पुकारा। लिन शुबान थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर आंखें चौड़ी करके एरबाओ की ओर देखा। हालांकि एरबाओ दादा कह रहा था, लेकिन उसका उच्चारण पिता शब्द से कुछ मिलता जुलता था। लिन हुआन ने तुरंत एरबाओ को उठाया, एरबाओ को देखा और धीरे से कहा, बेबी आओ, डैडी के बाद कहो डैडी। दादा, बेबी, यह सही नहीं है, यह डैडी है। इया दुर्भाग्य से लिन हुआन ने इसके बाद कितनी भी कोशिश की, एरबाओ ने अब दादा नहीं, केवल इया कहा। यह सुनकर लिन शुबान थोड़ा निराश हुआ। कितना अच्छा होता अगर एरबाओ डैडी कहना सीख जाता। इसके बाद दाबाओ और एरबाओ कुछ देर तक स्पंज मैट पर खेलते रहे और फिर उन्हें थोड़ी भूख लगी। इया बेबी, क्या तुम्हें भूख लगी है? पापा तुम्हारे लिए दूध बना देंगे। वांगमा को कुछ समय के लिए उनकी देखभाल करने दें और लिन हुआन शिशुओं के लिए दूध पाउडर तैयार करने चले गए। दूध पाउडर तैयार होने के बाद उसने दूध की बोतल ली और दाबाओ को पिलाया। वांगमा एरबाओ को खाना खिला रहे थे। बच्चों के दूध पीने के बाद, शायद इसलिए कि उन्होंने दोपहर में जमीन पर रेंगते समय बहुत अधिक व्यायाम किया था, इस समय बच्चे लिन जुवान और वांगमा की बाहों में जम्हाई ले रहे थे। बेबी, क्या तुम सोना चाहते हो? बच्चों को जम्हाई लेते देख लिन हुआन को भी समझ आ गया कि जब उसने उन्हें अभी अभी रेंगने दिया था तो उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और वे थोड़े थके हुए होंगे। बेबी, एक मिनट रुको, पापा तुम्हारे लिए पालना तैयार करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने दाबाओ को वांग माँ को देखभाल करने के लिए सौंप दिया। लिन हुआन ने पालना निकाला, उसे खोला और उसे लिविंग रूम में रख दिया और फिर बच्चों के लिए छोटे तकिए और छोटी रजाई लेने के लिए ऊपर चले गए। जब ये सब तैयार हो गया तो उसने फिर से बच्चों की ओर देखा और पाया कि वे पहले से ही सो रहे थे। इन दो छोटे प्यारे बच्चों को पहले से ही सोते हुए देखकर लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, ध्यान से दाबाओ को उठाया और उसे तैयार पालने में डाल दिया। फिर उसने एरबाओ को पालने में डाल दिया। उन्हें पालने में सोते हुए देखकर लिन हुआन झुकी और उनके गोल मटोल छोटे चेहरों को चूम लिया। समय को देखते हुए स्कूल लगभग खत्म हो गया था और लिन हुआन ने भी अपनी पत्नी को घर ले जाने की योजना बनाई। वांगमा, स्कूल लगभग खत्म हो गया है, मैं सबसे पहले जियाई को घर लेने जाऊंगा, कृपया जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है मिस्टर लिन, आप जाए, मैं बच्चों की अच्छी देखभाल करूंगी। वूफ वूफ, पो फैंग ने एक तरफ भौंकते हुए कहा, जैसे कह रहे हो मैं भी छोटे मालिकों की अच्छी देखभाल करूंगा। ठीक है वांगमा, पो फैंग, धन्यवाद।
ओ फैंग की भौंकने की आवाज सुनकर लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, अपना मोबाइल फोन, कार की चाबियां लीं और विला छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद लिन हुआन अपनी कार लेकर स्कूल के पास रुका और स्कूल खत्म होने का इंतजार करने लगा। डिंग लिंग लिंग। 10 मिनट से अधिक समय बाद स्कूल की घंटी बजी और लिन हुआन ने यांग जियाई को एक संदेश भेजा, जिसमें बताया कि वह स्कूल के गेट के बाहर इंतजार कर रहा है। यांग जियाई ने ओके इमोजी के साथ जवाब दिया। कुछ मिनट बाद यांग जियाई यात्री सीट के दरवाजे के बाहर दिखाई दिया। पति, पत्नी, कैसा है, क्या तुमने सब कुछ खरीद लिया है? मैंने सब कुछ खरीद लिया है। पत्नी, तुम नहीं जानती, आज मैंने वो चीजें खरीद लीं और दाबाओ और एरबाओ को रेंगने का अभ्यास कराया। इस प्रक्रिया के दौरान एरबाओ दुखी भाव से जमीन पर लेट गया और दाबाओ, बड़े भाई होने के नाते, वास्तव में अपनी बहन को दिलासा देने के लिए रुक गया। वास्तव में, यह सुनकर यांग जियाई ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आश्चर्य से कहा, हाँ हाँ पत्नी, बिल्कुल यह सच है, आपके पति ने एक वीडियो भी बनाया है, आओ देखो। ठीक है। यांग जियाई ने अपनी सीट बेल्ट बांधी, फिर फोटो एल्बम खोला, उसमें आज का वीडियो पाया और प्ले पर क्लिक किया। वीडियो में सामग्री देखते समय दाबाओ और एरबाओ अपने मोटर कौशल का अभ्यास कर रहे थे और यह वैसा ही था जैसा उसके पति ने कहा था। दाबाओ ने अपनी बहन को दिलासा दिया। यांग जियाई तुरंत मुस्कुराए और कहा, वाह दाबाओ अद्भुत है, दोनों छोटे बच्चे बहुत अद्भुत हैं। पत्नी, है ना? दाबाओ और एरबाओ दोनों आज अपने मोटर कौशल का अभ्यास कर रहे हैं और एरबाओ ने भी आज मुझे डैडी कहा। एरबाओ ने भी तुम्हें डैडी कहा। यह सुनकर यांग जियाई ने अपनी भौहें उठाईं। इन दोनों नन्हे शिशुओं ने शुरुआत में डैडी कहकर पुकारा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे कभी मम्मी नहीं कहा था। यांग जियाई ने अपने होंठ भींचे और मुंह बनाते हुए कहा, पति, मुझे जलन हो रही है। ईर्ष्या। पत्नी, तुम्हें अचानक ईर्ष्या क्यों हो रही है? यह सुनकर लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ। देखो, दाबाओ और एरबाओ दोनों ने तुम्हें डैडी कहकर पुकारना शुरू किया, हालांकि यह अनजाने में हुआ था, लेकिन उन्होंने तुम्हें पहले बुलाया। नहीं, मेरे वापस जाने के बाद मैं भी दाबाओ और एरबाओ को मुझे मम्मी कहने के लिए कहूंगी। यह सुनकर लिन जुबान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। पता चला कि उसकी पत्नी उससे ईर्ष्या करती थी। पत्नी, लेकिन अभी यह संभव नहीं है, क्योंकि दाबाओ और एरबाओ अभी घर पर सो रहे हैं। मैंने वांग माँ से कहा है कि वह उन पर नजर रखने में हमारी मदद करें। यदि आप दाबाओ और एरबाओ को आपको मम्मी कहना सिखाना चाहते हैं, तो आपको बच्चों के जागने तक इंतजार करना होगा। मुझे परवाह नहीं है, मैं भी दाबाओ और एरबाओ को मम्मी कहना सिखाना चाहता हूँ और बच्चों को भी मम्मी कहना सिखाना चाहता हूँ। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि परिवार में बच्चों के सबसे करीब कौन है, तो स्वाभाविक रूप से वह वही है। जब वह गर्भवती थी तब से लेकर बच्चों के जन्म तक, वह लिन जुबान से मिलने से पहले बच्चों की देखभाल कर रही थी। तार्किक रूप से कहें तो बच्चों को भी मम्मी कहकर पुकारना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बच्चों ने शुरुआत में डैडी कहकर पुकारा। इससे उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। यांग जियाई ने धीरे से खर्राटे लिए और वह वीडियो देखना जारी रखा जो उसके पति ने बच्चों के लिए बनाया था। कुछ ही देर बाद कार तहखाने में रुकी और लिन जुबान और यांग जियाई एक साथ विला में लौट आए। वूफ वूफ। ओ फैंग ने यांग जियाई और लिन जुबान को वापस आते देखा और उन पर धीरे से भौंका। ओ फैंग अच्छी तरह से समझता था कि छोटे मालिक अभी भी सो रहे हैं, और अगर वह बहुत जोर से भौंकता तो वह आसानी से उन्हें जगा देता, इसलिए वह बहुत धीरे से भौंका। पो फैंग की भौंकने की आवाज सुनकर लिन हुआन ने अपना सिर खुजलाया और वह यह भी समझ गया कि पो फैंग इतनी धीमी आवाज में क्यों भौंक रहा था। मिस यांग, मिस्टर लिन। वांग मा, आज की आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। यांग जियाई ने वांग मा को देखा और विनम्रता से कहा, यह ठीक है, यह ठीक है, अब जब मिस यांग और मिस्टर लिन वापस आ गए हैं, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। ठीक है, वांग मा, अपना ख्याल रखना। वांग मा को विदा करने के बाद लिन जुबान और यांग जियाई एक साथ बच्चों के पालने के पास आए। पालने में दो प्यारे छोटे शिशुओं को अभी भी सोते हुए देखकर यांग जियाई ने उनके गोलमटोल चेहरों को चूमा और धीरे से कहा, बेबी, मम्मी और डैडी वापस आ गए हैं। अध्याय 157। अच्छा, दुर्भाग्यवश बच्चे अभी भी सो रहे हैं और अपनी माँ की बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ही देर में झाओ युजिया भी विला में लौट आया। लिविंग रूम में स्पंज मैट और पालने को देखकर वह थोड़ा दंग रह गई। एक दिन से भी कम समय में घर इतना कैसे बदल सकता है? ये सब लिन जुबान ने तैयार किया है। वहां पर स्पंज मैट शिशुओं के गतिविधि क्षेत्र के लिए हैं, ताकि वे भविष्य में वहां अपने मोटर कौशल का अभ्यास कर सकें। और दो पालने भी तैयार किए गए थे, ताकि बच्चे बाद में उनमें सो सकें। क्या बच्चे आमतौर पर तुम्हारे साथ अच्छी तरह नहीं सोते? तुम अचानक पालने क्यों तैयार कर रहे हो? यह सुनकर झाओ युजिया हैरान हो गई, लेकिन जल्द ही उसने कुछ सोचा, उसकी आंखें घूम गईं, और वह शरारत से मुस्कुराई। तुम्हारी शरारती मुस्कान देखकर मुझे पता चल गया कि तुम किसी गंभीर बात के बारे में नहीं सोच रहे हो। झाओ युजिया के चेहरे पर शरारती भाव देखकर यांग जियाई ने उस पर आंखें घुमाईं।
सीआई, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं सोचा, तुम बस जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, झाओ युजिया ने तुरंत जवाब दिया। क्या ऐसा है? हाँ, मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करूंगा। लिन जुवान ने अभी अभी बच्चों का वीडियो बनाया है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? बच्चों का एक वीडियो, मुझे उसे अच्छी तरह देखना चाहिए। यहाँ यांग जियाई ने फोन झाओ युजिया को थमा दिया। झाओ युजिया ने फोन लिया और वीडियो में दिख रहे बच्चों को देखा। वाह, ये छोटे बच्चे अद्भुत हैं। सीआई, देखो, दाबा वास्तव में एरबाओ को दिलासा देता है। यह सही है, दाबा बड़ा भाई है। हालांकि वह अभी छोटा है, वह पहले से ही जानता है कि एरबाओ को कैसे दिलासा देना है। इतना स्मार्ट। बेशक वे होशियार हैं, देखो वे किसके बच्चे हैं। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की प्रशंसा सुनकर यांग जियाई ने विजयी भाव से सिर हिलाया। तुम तारीफ में बहक रहे हो। क्या तुमने यह वीडियो अंकल और आंटी को दिखाया है? मुझे विश्वास है कि अंकल और आंटी इसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे। अभी नहीं, हम अभी वापस आए हैं और अभी तक इसे समूह में नहीं भेजा है। तो भेजो, यह लो। झाओ युजिया ने फोन वापस यांग जियाई को सौंप दिया। यांग जियाई ने फोन लिया और वीडियो को पारिवारिक समूह में साझा किया। पिछली बार जब दोनों पक्षों के माता पिता मिले थे, तब से यांग जियाई ने अपने माता पिता को परिवार समूह में आमंत्रित किया था। आमतौर पर उसके माता पिता भी समूह में लिन जुवान के माता पिता के साथ बातचीत करते थे। जैसे ही वीडियो समूह को भेजा गया, यांग जियाई की मां तांग युमिन ने एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति भेजी और कहा, ओह माय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों छोटे बच्चे इतने अद्भुत होंगे। दाबा को यह भी पता है कि अपनी बहन को कैसे दिलासा देना है। लिन जुवान की मां यांग जिहुई, हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतने अद्भुत होंगे। वे अभी से रेंगना शुरू कर सकते हैं। माँ, बच्चों ने हाल ही में अनजाने में पापा कहना शुरू कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अभी माँ नहीं कह सकते। यह देखकर कि एक वीडियो ने दोनों पक्षों की माताओं को बाहर निकाल दिया था, यांग जियाई ने एक संदेश भेजा। 7 या 8 महीने के बच्चे लगभग अनजाने में ही पापा और माँ कह सकते हैं। जियाई, आप बच्चों को इस बारे में और भी कुछ सिखा सकती हैं। मेरा मानना है कि आपकी शिक्षा के अंतर्गत जब बच्चे 1 वर्ष के हो जाएंगे, तो वे संभवतः इन 2 शब्दों का अर्थ जान जाएंगे। ठीक है माँ, मैं समझ गया। अगर आपके पास समय हो, तो बच्चों के और वीडियो शेयर करें ताकि हम उन्हें अक्सर देख सकें। हमें बच्चों को देखे हुए बहुत समय हो गया है, और वे अचानक बहुत बदल गए हैं। ठीक है माँ, जब हमारे पास समय होगा, तो लिन जुवान और मैं बच्चों के और वीडियो लेंगे ताकि आप उन्हें देख सकें। रात को लगभग 8 बजे, दाबा और एरबाओ अपने पालने में बेहोश होकर जाग उठे। बच्चों, क्या तुम जाग रहे हो? 2 छोटे प्यारे बच्चों को चकित होकर अपनी आंखें खोलते हुए देखकर यांग जियाई ने पालने के सामने धीरे से कहा, उह। दाबा और एरबाओ ने अपनी मां को देखा और ओह की आवाज निकाली। यांग जियाई ने देखा और पाया कि दाबा और एरबाओ के डायपर पहले से ही गंदे थे, इसलिए उसने धीरे से कहा, बच्चों, 1 मिनट रुको, मम्मी तुम्हारे लिए साफ डायपर लाएगी। यांग जियाई द्वारा बच्चों के लिए साफ डायपर लाने के बाद उसने पहले दाबा का डायपर बदला और फिर एरबाओ का डायपर बदला। या डायपर बदलने के बाद दाबा और एरबाओ ने अपनी मां की ओर ढकी भाव से देखा। पति जी, क्या आपने बच्चों को सोने से पहले दूध पिलाया? दाबा और एरबाओ की उपस्थिति को देखकर यांग जियाई ने रसोई की ओर पूछा। आवाज सुनकर लिन हुआन रसोई से बाहर आई, उसने देखा कि बच्चे पहले से ही जाग चुके थे, उन्हें आंख मारी और कहा, पत्नी, सोने से पहले मैंने उन्हें दूध पिला दिया था। ओह ओह, मैं समझ गया, तो ऐसा लगता है कि अब बच्चों को भी भूख लगनी चाहिए। बच्चों, मम्मी तुम्हारे लिए दूध तैयार करेंगी। उह। जल्द ही यांग जियाई ने शिशुओं के लिए दूध पाउडर तैयार किया और झाओ युजिया ने भी शिशुओं को दूध पिलाने में मदद की। बोतल में दूध पीने के बाद दबा और एरबाओ भी ऊर्जावान हो गए। इया अपनी मां की ओर देखते हुए वे खुशी से चिल्लाए, इया। बच्चों, तुम तृप्त और ऊर्जावान हो। दूध की बोतल एक तरफ रखते हुए यांग जियाई ने दाबा के गाल पर चुंबन लिया। इया एरबाओ ने अपनी मां को अपने बड़े भाई को चूमते हुए देखा और इया कहकर पुकारा, वह चाहती थी कि उसकी मां भी उसे चूमे। ठीक है बेबी, मम्मी जानती हैं, मम्मी तुम्हें कैसे भूल सकती हैं। यांग जियाई ने भी एरबाओ के गाल पर चुंबन लिया। अपनी मां से चुंबन पाकर एरबाओ अपनी चाची की बाहों में जोर से हंस पड़ी। बच्चों, क्या मम्मी तुम्हें कुछ बताएंगी? देखो, अब तुम सब पापा कह सकते हो, तो क्यों ना तुम मां कहने की कोशिश करो और मम्मी को सुनाओ, ठीक है? यांग जियाई ने दोनों नन्हे प्यारे बच्चों को देखा, उनका स्वर बहुत कोमल था, वह उन्हें मना रही थी। चलो बेबी, मम्मी के लहजे से सीखो, माँ। याया बेबी, यह सही नहीं है, याया नहीं, यह माँ है। चलो मम्मी, माँ। माँ दोहराते रहो। यह देखकर कि बच्चों ने पहली बार में यह नहीं कहा, यांग जियाई ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। हाँ हाँ, नहीं बेबी, यह माँ है। माँ, माँ। अंत में
दाबा और एरबाओ ने दो शब्द माँ कहे। बच्चों के मुंह से ये दो शब्द सुनकर यांग जियाई ठिठक गई और बच्चों को घूरने लगी, और यहाँ तक कि झाओ युजिया, जो उसके बगल में थी, भी ठिठक गई। हालांकि यांग जियाई समझ गई थी कि दाबा और एरबाओ अनजाने में उसे माँ कह रहे थे, वह भी बहुत उत्साहित थी। पति जी, बच्चे माँ कह सकते हैं। यांग जियाई होश में आए और रसोई की ओर चिल्लाए। रसोई में लिन हुआन ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी और चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ जल्दी से बाहर चला गया। उसने जल्दी से कहा, पत्नी, जल्दी करो। बच्चों को चूमो, उनकी तारीफ करो। डॉक्टर ने कहा है कि जब बच्चे बोलना सीख जाएं, तो समय रहते उनकी तारीफ और हौसला बढ़ाना चाहिए, जल्दी करो। अध्याय 158। वाह, ये बच्चे बहुत बुद्धिमान और अद्भुत हैं। दरअसल, लिन जुबान के बिना कहे भी यांग जियाई बच्चों की प्रशंसा करती थी। यांग जियाई ने जल्दी से दूसरे बच्चे को उठाया और उसके गाल पर चूमा, फिर पहले बच्चे को उठाया और उसके गाल पर चूमा। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तुम सच में पापा और मम्मी के प्यारे बच्चे हो। मम्मी तुम्हें मम्मी कहते हुए सुनकर बहुत खुश होती हैं। बच्चों को स्पंज मैट पर लिटाते हुए यांग जियाई ने दोनों नन्हे प्यारे बच्चों पर इंद्रधनुषी फॉर्ट्स बहुत प्रशंसा बरसाना शुरू कर दिया। चूंकि पिछली बार उन्होंने बाबा कहा था, इस बार बच्चे माँ कह सकते हैं। इससे लिन शुवान और यांग जियाई बेहद खुश होते हैं। दंपति का मूड ऐसा था जैसे गरीबी से जूझ रहे एक परिवार ने अचानक लाखों रुपए जीत लिए हों, उनके दिलों में खुशी ज्वालामुखी की तरह फूट रही हो। बधाई हो मेजबान, बच्चों की पहली किलकारी देखने के लिए। पुरस्कार, 18 भाषाओं में निपुणता। इनाम, वाइपिनिक्सुआन कैटरिंग चेन में 20% इक्विटी हिस्सेदारी। पुरस्कार, गहन चिकित्सा कौशल। सिस्टम की आवाज सुनकर लिन जुबान के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। यदि पहले बाबा और माँ पुकारने वाले शिशुओं का वास्तव में बोलना शुरू करना आवश्यक नहीं था, तो सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार इस बात की सटीक पुष्टि करते हैं कि उनके शिशुओं ने वास्तव में बोलना शुरू कर दिया है। उनकी गवाही के तहत प्रिय लगातार बढ़ रहे हैं, जो लिन जुबान और यांग जियाई के दिलों को गर्म करता है। अब बच्चे बाबा माँ कहना सीख गए हैं, हालांकि वे अभी इसका सही उच्चारण नहीं कर सकते, फिर भी कोई बात नहीं। लिन शुवान का मानना है कि इस शिक्षा के साथ बच्चे जल्द ही सही उच्चारण सीख जाएंगे। जब बच्चे सही उच्चारण में निपुण हो जाते हैं, तो वह उन्हें 18 भाषाएं भी सिखा सकते हैं। जब तक वे सीखने के लिए तैयार हैं, वह उनके पिता के रूप में निश्चित रूप से उन्हें अच्छी तरह से सिखाएंगे। अब जब उन्हें इतनी खुशी की घटना का सामना करना पड़ा है, तो यांग जियाई मदद नहीं कर सके, लेकिन इस वीडियो को बिलिबिली पर अपलोड कर दिया, ताकि उनके बच्चे के प्रशंसक भी अपने बच्चों के विकास को देख सकें। जियाई, बधाई हो, बच्चे अब माँ कह सकते हैं। झाओ युजिया एक तरफ बैठकर जोड़े के चेहरों पर मुस्कुराहट देख रही थी, और उनके चेहरे पर भी एक खुशी भरी मुस्कान उभर आई, जो उन्हें बधाई दे रही थी। बच्चों के बाबा और माँ कहने का अर्थ यह भी है कि अब वे उसे आंटी कहने में भी अधिक समय नहीं लगाएंगे। वह उस दिन का भी इंतजार कर रही हैं जब बच्चे उन्हें आंटी कहेंगे। पत्नी, तुम लोग बच्चों के साथ रहो, मैं वापस जाकर खाना बनाना जारी रखूंगा। मैं आज रात बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा। इससे अधिक खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, इसलिए लिन हुआन ने आज रात अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक बड़ा भोजन बनाने की योजना बनाई। लेकिन भले ही इसे बड़ा भोजन कहा जाता है, लेकिन वह बच्चों के लिए जो बना रहे हैं वह स्वाभाविक रूप से पूरक आहार ही है। बच्चों, देखो, आज रात मम्मी तुम्हारी वजह से भाग्यशाली हैं। पापा हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाने वाले हैं। इया अपनी माँ की खुशी को महसूस करते हुए बड़े और छोटे बच्चे भी स्पंज मैट पर मुस्कुराने लगे। बिलिबिली पर वीडियो अपलोड होने के कुछ ही मिनटों के भीतर समीक्षा में पास हो गया। जो प्रशंसक बड़े और छोटे बच्चों को देख रहे थे, उन्होंने भी यह वीडियो देखना शुरू कर दिया। वाह, मुझे बड़े और छोटे बच्चों को देखे हुए बहुत समय हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आज अपने मोटर कौशल का अभ्यास करेंगे। हाँ, मुझे उन्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। मुझे लगा कि अपलोडर इस खाते का पासवर्ड भूल गया है। देखो, बड़े और छोटे बच्चे जिस तरह से रेंगते हुए अपने नितंबों को हिलाते हैं, वह कितना प्यारा है। हा, यह सचमुच प्यारा है। इन दो प्यारे छोटे बच्चों को देखकर मुझे भी बच्चा पैदा करने की इच्छा हो रही है। छोटी बहन, मैं उपलब्ध हूँ, मेरी तरफ देखो। देखिए, जिस तरह से छोटी बच्ची जमीन पर लेटी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे वह रोने वाली है, उससे मेरा दिल दुख रहा है। लेकिन सौभाग्य से, जब छोटी बच्ची रोने वाली थी, तब अपलोडर उसे सांत्वना दे रहा था, और यहाँ तक कि बड़ा बच्चा, जो उसका भाई था, अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए तुरंत रुक गया। यदि छोटा बच्चा अपलोडर के परिवार की छोटी राजकुमारी है, तो बड़ा बच्चा छोटा राजकुमार है। हालांकि बड़े और छोटे बच्चों के चेहरे अब गोल मटोल हो गए हैं, लेकिन वे बहुत प्यारे हैं। हाँ, इससे मुझे अपनी पत्नी के साथ एक और छोटी बच्ची की चाहत हो रही है। नीचे टिप्पणी अनुभाग में सभी नेटिजन्स बच्चों की बहुत प्यारी होने के लिए प्रशंसा कर रहे थे। लिविंग रूम में लिन शुवान बर्तन निकाल रही थी।
आज रात के खाने में झींगा मछली, बीफ, पोर्क और कई तरह की सब्जियां शामिल थीं। इस बार लिनहुआन ने शिशुओं के लिए बहुत पौष्टिक पूरक भोजन भी तैयार किया और वह बाद में उन्हें खिला सकता है। बच्चों, आओ, पापा और मम्मी तुम्हें खाना खिलाने ले जाएंगे। इया इया दंपति बच्चों को खाने की मेज पर ले गए, चम्मच उठाए और बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। लिनहुआन और यांग जियाई बच्चों को खाना खिलाते समय उन्हें तंग नहीं करते थे, क्योंकि अगर वे इस समय शिशुओं को छेड़ते हैं और बच्चे बहुत खुश लगते हैं तो वे आसानी से भोजन पर घुट सकते हैं। इसलिए शिशुओं को खिलाते समय यांग जियाई और लिनजुआन मूल रूप से उन्हें खिलाते समय फुसलाते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के बाद लिनहुआन और उनकी पत्नी ने बच्चों को स्पंज मैट पर लिटा दिया। उन्होंने ब्रोकन विंड के लिए भी भोजन तैयार किया और उसे कुत्ते के घर में ले गए। हालांकि इस बार ब्रोकन विंड ने कुछ नहीं खाया, बल्कि स्पंज मैट के पास ही रहा और बड़े तथा छोटे बच्चों की रक्षा करता रहा। पति जी, देखो, ब्रोकन विंड बहुत स्मार्ट है। उसे पता है कि हम अभी खा रहे हैं और वह बच्चों की सुरक्षा में हमारी मदद कर रही है। यांग जियाई ने जब देखा कि ब्रोकन विंड शिशुओं की रक्षा कर रही है तो वह थोड़ा मुस्कुराई। ब्रोकन विंड सचमुच बहुत बुद्धिमान है। यह हमारी कुछ बातें समझ सकती है। लिन शुवान ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि ब्रोकन विंड एक कुत्ता है, पर वह एक प्रशिक्षित कुत्ता भी है, इसलिए उसका इंसानी भाषा समझना स्वाभाविक है। हालांकि कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, लेकिन कुछ लोग जरूरी नहीं कि इंसान ही हों। रात को खाना खाने और बर्तन साफ करने के बाद लिनहुआन सबसे पहले बच्चों का पालना कमरे में ले गई। बाद में, जब बच्चे सो रहे हों तो वे पालने में सो सकते हैं और वह अपनी पत्नी को सुलाने के लिए उसे पकड़ सकता है। आमतौर पर रात में जब बच्चे बिस्तर पर सो रहे होते हैं तो उनके और उनकी पत्नी के लिए अंतरंग होना आसान नहीं होता, लेकिन अब जब पालना है तो स्थिति अलग है। यह सोचकर लिनहुआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कमरे में पालना रखने के लिए उपयुक्त स्थान देखा, पालना रखा और फिर शयनकक्ष से बाहर निकलकर नीचे चला गया। स्पंज मैट पर यांग जियाई बैठी थी और बच्चों के साथ खेल रही थी। हालांकि टीवी भी चालू था, लेकिन केवल झाओ युजिया ही उसे देख रहा था। बाबा, बड़े बच्चे ने पापा को नीचे आते देखा और उन्हें आवाज दी। अरे बेबी, पापा आ गए हैं। बड़े बच्चे को बाबा कहते हुए सुनकर लिनहुआन जल्दी से स्पंज चटाई पर आया और धीरे से जवाब देते हुए बैठ गया। माँ। इस समय छोटी बच्ची ने भी अपनी माँ को पुकारा। अरे बेबी, मम्मी आ गई हैं। चूंकि बच्चे दोपहर में कुछ देर सो चुके थे, इसलिए वे अब भी बहुत ऊर्जावान लग रहे थे। लिन जुबान और यांग जियाई लगभग 10:30 बजे तक बच्चों के साथ रहे। बच्चों, ठीक है, चलो कल फिर खेलते हैं, ठीक है? अभी जल्दी नहीं है, हमें आराम करना चाहिए। इया अध्याय 159। हम पहले से ही एक पुराने विवाहित जोड़े हैं, हम अभी भी शर्मीले क्यों हैं? दंपति अपने बच्चों को लेकर ऊपर चले गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने बच्चों को बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही दाबाओ को बिस्तर पर लिटाया गया, उसने अपने पिता को देखा और रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ा। जब वह बिस्तर के किनारे तक रेंग कर पहुंचा तो उसका छोटा सा हाथ खाली हवा को पकड़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर बिस्तर से गिरने वाला है। लिनहुआन तेज तर्रार और फुर्तीला था और उसने तुरंत दाबाओ को अपनी बाहों में पकड़ लिया। इयाह दाबाओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कितना खतरनाक था। जब उसके पिता ने उसे गोद में उठाया तो वह बड़बड़ाते हुए हंस भी पड़ा। बेबी, क्या तुम ठीक हो? यांग जियाई भी बच्चे की हरकतों से चौंक गई थी। अपने पति को बच्चे की रक्षा करते देख वह जल्दी से बच्चे के चेहरे के पास आई, चिंतित दिख रही थी। छोटू, तुम थोड़े शरारती हो। तुम्हें पता नहीं कि अभी क्या खतरनाक था, है ना? लिनहुआन ने हाथ बढ़ाया, दाबाओ की छोटी नाक को पकड़ा और अपना सिर हिलाया। हाँ, बेबी, तुम भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं कर सकती। अगर तुम जमीन पर गिरोगी तो बहुत दर्द होगा। यांग जियाई ने धीरे से कहा। प्रिय, पहले जाकर नहा लो। मैं बच्चों के साथ रहूंगी और उन्हें सुला दूंगी। ठीक है, मैं पहले स्नान कर लूंगा। यांग जियाई ने सिर हिलाया, अपना पजामा ढूंढा, बच्चों को अलविदा कहा और फिर कमरे से बाहर चली गई। बच्चों, आओ, पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे। लिनहुआन ने दाबाओ को बिस्तर पर लिटा दिया, खुद भी बिस्तर पर लेट गई और बच्चों के साथ खेलने लगी। दोपहर में वे थोड़ी देर सो गए, इसलिए बच्चे अभी भी बहुत ऊर्जावान हैं। अनुमान है कि उन्हें सोने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आधे घंटे से अधिक समय बाद यांग जियाई बाथरूम से कमरे में आए और उसने देखा कि दाबाओ और एरबाओ अभी भी बिस्तर पर खेल रहे थे। वह मुस्कुराई और बोली, बच्चों, क्या तुम अभी सोने वाले नहीं हो? याह माँ यहाँ हैं। एरबाओ को फिर से मम्मी के लिए पुकारते हुए सुनकर यांग जियाई बिस्तर पर आई, बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और धीरे से एरबाओ के छोटे सिर को सहलाया। प्रिय, जाकर नहा लो। मैं बच्चों के साथ रहूंगी। ठीक है बच्चों, पापा पहले नहा लेंगे। मम्मी तुम्हारे साथ हैं। बच्चों से ऐसा कहने के बाद लिनहुआन ने भी अपना पजामा लिया और बेडरूम से बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, आओ, मम्मी तुम्हें सुला देंगी।
कमरे में यांग जियाई दाबाओ और एरबाओ को आराम करने के लिए मनाने लगी। आखिरकार अभी ज्यादा जल्दी भी नहीं थी। अगर कल शनिवार और रविवार होता तो वे बच्चों के साथ थोड़ी देर और खेल सकते थे, लेकिन उन्हें कल स्कूल भी जाना था और वह नहीं चाहती थी कि बच्चे रात को बहुत देर से सोएं, इसलिए उन्हें जल्दी आराम करना पड़ा। यदि वे इस बार बहुत देर से सोएंगे तो वे दिन में बहुत देर से उठेंगे। कार्यक्रम को अभी भी समायोजित करने की आवश्यकता है। जब लिन हुआन बाथरूम से बाहर आया तो जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, यांग जियाई ने दाबाओ और एरबाओ को पालने में डाल दिया था। शश, अपने पति को अंदर आते देख यांग जियाई ने जल्दी से उसे चुप करा दिया। क्या बच्चे सो गए हैं? लिन हुआन अपनी पत्नी के पास आया और धीरे से बोला। वे बस सो गए। चुप रहो, बच्चों को मत जगाओ। यांग जियाई ने सिर हिलाया और धीरे से कहा। ठीक है। बच्चों को धीरे से लिटाते हुए यांग जियाई खड़ी हो गई। प्रिय, क्या हम भी आराम करें? ठीक है। कमरे की रोशनी धीमी करके लिन हुआन और यांग जियाई बिस्तर पर लेट गए। अब जबकि दाबाओ और एरबाओ पालने में आराम कर रहे हैं, लिन हुआन अब रात में सोने के लिए अपनी पत्नी को पूरी तरह से गले लगा सकता है। बिस्तर पर लिन जुबान ने यांग जियाई को गले लगाया। हनी, अब कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है। हालांकि कमरे में रोशनी बहुत मंद थी, फिर भी लिन जुबान के चेहरे पर मुस्कान धुंधली सी दिखाई दे रही थी। यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने लिन जुबान को घूरा और छेड़खानी से कहा, क्या यह विचार तुम्हें बहुत पहले आया था? प्रिय, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हाल ही में मैंने बच्चों के लिए 2 पालने खरीदने की योजना बनाई थी। इस तरह बच्चे पालने में सुरक्षित रूप से आराम कर सकेंगे और हम भी अच्छी तरह से आराम कर सकेंगे। आमतौर पर जब बच्चे बिस्तर पर होते हैं तो उन्हें सोते समय सावधान रहना पड़ता है। आखिरकार बच्चे अभी भी बिस्तर पर हैं, और यदि वे रात में अच्छी तरह से नहीं सोते हैं और गलती से पलट जाते हैं और बच्चों को कुचल देते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब जब बच्चे पालने में आराम कर रहे हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल गई है। प्रिय, क्या तुम्हें यह तरीका पसंद नहीं है? नहीं तो फिर प्रिय, चलो हम भी जल्दी आराम कर लें। ठीक है। यांग जियाई लिन जुबान की बाहों में झुक गई, उसके दिल की धड़कन महसूस की और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। रात में हालांकि बच्चे हर रात 1 या 2 बार जागते थे, लिन हुआन हमेशा सही समय का पता लगा लेता था और जब बच्चे जाग जाते थे तो अपनी आंखें खोल लेता था। जब बच्चे जाग जाते तो वह समय पर उनके पास चला जाता। सुबह लगभग 8 बजे लिन हुआन ने अपनी आंखें खोली और अपनी पत्नी की ओर देखा जो अभी भी उसके बगल में सो रही थी। जैसे ही उसने हिलना चाहा, उसने पाया कि उसकी पत्नी का पूरा शरीर उसे ऑक्टोपस की तरह कसकर जकड़ रहा था। यह कार्रवाई देखकर लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया और बच्चों के लिए पालना खरीदने और उन्हें पालने में सुलाने का उसका विचार वास्तव में अच्छा था। अपनी पत्नी के गोरे चेहरे को चूमने के बाद लिन हुआन ने अपना शरीर हिलाना शुरू कर दिया। ममम। यांग जियाई ने हलचल महसूस की और गुनगुनाया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अपनी पत्नी को आंखें खोलते देख लिन हुआन धीरे से मुस्कुराया। हनी, गुड मॉर्निंग। अपने पति की कोमल आवाज सुनकर यांग जियाई ने अपने शरीर को देखा, जो लिन जुबान के शरीर से कसकर चिपका हुआ था, और अचानक उसके चेहरे पर लाली उसकी गर्दन तक फैल गई। उसने शर्म से अपना चेहरा लिन जुबान के कंधे में छिपा लिया। प्रिय, हम एक पुराने विवाहित जोड़े हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया। उसकी पत्नी का शर्मीला रूप और भी प्यारा हो गया। तुम अभी भी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूं। यांग जियाई ने बुदबुदाया। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। आओ, मैं देखता हूं। लिन हुआन ने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी की ठुड्डी को ऊपर उठाया, और अपनी पत्नी के चेहरे पर लालिमा को देखकर वह अपनी पत्नी के लाल होंठों को चूमने से खुद को रोक नहीं सका। ममम। अचानक अपने पति द्वारा जबरन चूमे जाने से यांग जियाई की आंखें चौड़ी हो गईं। अज्ञात समय के बाद लिन हुआन ने अंततः उसे जाने दिया। यांग जियाई की आंखें चौंधिया गईं, और जब वह होश में आई तो उसने लिन जुबान को धीरे से पीटा और छेड़खानी से कहा, मुझे तुमसे नफरत है, तुम केवल सुबह सुबह लोगों को धमकाना जानते हो। तो क्या हनी अपने पति को उसे परेशान करने की इजाजत देने को तैयार है? मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूं। यांग जियाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भावों ने उसे धोखा दे दिया। बिना एक शब्द कहे लिन हुआन ने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और गहरी सांस ली। उसने तहे दिल से प्रशंसा की। प्रिय, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। उफ़, बहुत खुजली हो रही है। यांग जियाई को अपने कानों से आती गर्मी महसूस हुई और वह अचानक हंस पड़ी। प्यारे, हमें जल्दी उठ जाना चाहिए, भोर हो गई है। हमें अभी स्कूल भी जाना है, मैं देर नहीं करना चाहती और आगे भी मौके मिलेंगे, है ना? अध्याय 160। पत्नी, मैं बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रहूंगा। ठीक है पत्नी। चलो पतिदेव, मैं तुम्हें बिस्तर से उठने में मदद करती हूँ। लिन हुआन ने यांग जियाई को बिना पलक झपकाए देखा और उसके आश्चर्य के लिए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। क्या मैं भारी हूँ? यांग जियाई चिंतित होकर लिन जुबान की छाती से लग गई। पत्नी,
तुम्हारा पति बहुत ताकतवर है, और वैसे भी मेरी पत्नी भारी कैसे हो सकती है? तुम तो बहुत हल्की हो। और वैसे भी, क्या मेरी पत्नी को नहीं पता कि उसका पति कितना ताकतवर है? लिन शुवान मुस्कुराया। उसकी पत्नी बिल्कुल भी भारी नहीं थी, बल्कि हल्की थी। तुम बहुत परेशान करने वाले हो, सुबह सुबह बकवास करते हो। यह सुनकर यांग जियाई ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। हाँ हाँ, चलो, पत्नी, उठो। लिन हुआन ने यांग जियाई को बिस्तर से बाहर उठाया। अपनी पत्नी को एक छोटे पक्षी की तरह अपने ऊपर झुकते हुए देखकर लिन हुआन ने धीरे से कहा, पत्नी, क्या आप चाहेंगी कि आपके पति कपड़े बदलने में आपकी मदद करें? मैं नहीं चाहता, मैं खुद को बदल सकता हूँ। हालांकि उसने यह पहले ही देख लिया था, फिर भी यांग जियाई अपने पति को बदलने में मदद करने देने में बहुत शर्मिंदा थी। कितनी अफसोस की बात है। तो फिर मेरी पत्नी अपने पति को कपड़े बदलने में मदद क्यों ना करे? चूंकि उसकी पत्नी तैयार नहीं थी, तो वह उसे बदलने में मदद कर सकती थी। क्या उसकी पत्नी यह बात मान लेगी? अपने पति की उत्सुकता भरी निगाहों को देखते हुए यांग जियाई ने धीरे से सहमति में गुनगुनाया। अपनी पत्नी को सहमत होते देख लिन हुआन का चेहरा चमक उठा और उसने अपनी पत्नी को जमीन पर लिटा दिया। फिर उसने अपना ऊपरी शरीर का पायजामा उतार दिया। अपने पति के मजबूत पेट को देखकर यांग जियाई मदद नहीं कर सकी, लेकिन निगल गई। पत्नी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पति का फिगर अच्छा है ना? हम छूना चाहते हो? नहीं। हालांकि उसने ऐसा कहा, यांग जियाई का मुंह उसके दिल से मेल नहीं खाता था, और उसने आगे बढ़कर लिन जुवान के पेट को सहलाया। बहुत मजबूत। जब उसने अपने पति के पेट को छुआ, तो यांग जियाई के मन में केवल एक ही विचार आया, वे बहुत मजबूत थे। अगर मेरी पत्नी को यह पसंद है, तो उसका पति उसे हर दिन उन्हें छूने दे सकता है। मुझे ये पसंद नहीं। मैं अब इसे नहीं छूऊंगा। हाँ, यांग जियाई ने एक नाजुक सी खर्राटे भरी लिन जुवान के कपड़े लिए और उसके ऊपरी शरीर को बदलने में उसकी मदद की, और निचले शरीर को लिन जुवान के लिए खुद बदलने के लिए छोड़ दिया। लिन हुआन को अपने शरीर के निचले हिस्से को स्वयं बदलना पड़ा। कपड़े बदलने के बाद उसने यांग जियाई की ओर देखा और मुस्कुराया, पत्नी, तो मैं पहले नाश्ता तैयार करने के लिए नीचे जाऊंगा। ठीक है, चलो, मैं कपड़े बदलने के बाद नीचे आ जाऊंगा। कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम में अपना चेहरा धोने और दांत ब्रश करने के बाद लिन हुआन नीचे चला गया। लिन जुवान, सुप्रभात। लिन हुआन को नीचे आते देख झाओ युजिया ने तुरंत आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा, शुभ प्रभात। उसकी आंख मारते हुए देखकर लिन जुवान अवाक होकर मुस्कुराया, सिर हिलाया और फिर रसोई में चला गया। कमरे में यांग जियाई ने अभी अभी कपड़े बदलने का काम पूरा किया था और बिस्तर को व्यवस्थित कर रही थी, तभी पालने में मौजूद जुड़वां बच्चों ने आवाज की। ऊह। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर यांग जियाई जल्दी से पालने के सामने आई। अंदर झांककर उसने पाया कि दबाव और एरबाव पहले से ही जाग चुके थे। बच्चों, क्या तुम जाग रहे हो? माँ। अरे, मम्मी आ गई हैं। चलो, मम्मी तुम्हें बिस्तर से उठने में मदद करेंगी। बच्चों को मम्मी कहकर पुकारते हुए सुनकर यांग जियाई तुरंत मुस्कुराई। उसने पहले एरबाव को ध्यान से उठाया, उसे बिस्तर पर लिटा दिया, और फिर दबाव को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उन्हें साफ डायपर पहनाए, उनके पजामा उतारे और नए कपड़े पहनाए। बच्चों, पालने में मम्मी का इंतजार करो। मम्मी पहले अपना चेहरा धोएंगी और दांत ब्रश करेंगी, और फिर तुम्हें पापा को ढूंढने ले जाएंगी। बाबा, हाँ, पिताजी। बाथरूम में अपना चेहरा धोने और दांत ब्रश करने के बाद यांग जियाई दबाव और एरबाव को एक साथ नीचे ले गई। वाह, बच्चे भी उठ गए हैं। यांग जियाई को दबाव और एरबाव को नीचे ले जाते हुए देखकर झाओ युजिया खड़ा हुआ, उसके पास आया और एरबाव को उसकी बाहों से ले लिया। वूफ वूफ। पोफेंग भी यांग जियाई के सामने प्रकट हुआ, अपने छोटे स्वामियों का अभिवादन करने के लिए भौंकने लगा। इया, बच्चे जाग रहे हैं। लिन शुवान रसोई में था। लिविंग रूम से बच्चों की आवाज सुनकर वह उनका अभिवादन करने बाहर आया। बाबा, अरे, पापा आ गए हैं, तुम जल्दी से खाना खा सकते हो। दबाव और एरबाव से कुछ कहने के बाद लिन हुआन ने रसोई में नाश्ता तैयार करना जारी रखा। आधे घंटे से अधिक समय बाद नाश्ता तैयार करने के बाद लिन हुआन और यांग जियाई ने मिलकर बच्चों को पूरक आहार खिलाया। युजिया, कंपनी आजकल कैसा चल रहा है? यह ठीक है, बहुत सी चीजें स्थिर हो गई हैं। यह अच्छी बात है। मैं आपको बाद में एनमेई ग्रुप के जनरल मैनेजर का संपर्क विवरण दूंगा। आप उससे संपर्क करें और कहें कि मैंने यही कहा था। भविष्य में हमारी जिक्सन टेक्नोलॉजी अनमेई ग्रुप के साथ सहयोग करेगी और उत्पादित सेमीकंडक्टर का प्रबंधन अनमेई कंपनी करेगी। अब जब जिक्सन टेक्नोलॉजी अभी खुली है, भले ही सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाता है, मेरा मानना है कि कई ग्राहक उन्हें नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर अनमेई समूह मदद करता है, तो यह अलग होगा। ठीक है, लिन जुवान, मैं समझ गया। झाओ युजिया ने सिर हिलाया। हालांकि वह जिक्सन टेक्नोलॉजी में थोड़े ही समय से थी, फिर भी वह लिन जुवान के विचारों को समझ गई। बच्चों को नाश्ता खिलाने के बाद वांग मा भी विला में आए और दरवाजे की घंटी बजाई। मैं इसे खोलूंगा, झाओ युजिया ने कहा, फिर दरवाजे पर आया और उसे खोला।
वांग माँ सुप्रभात। मिस झाओ नमस्ते। वांग माँ कृपया अंदर आइए। ठीक है। वांग माँ ने सिर हिलाया, अपने जूते बदले और फिर लिविंग रूम में चली गईं। वांग माँ सुप्रभात। श्रीलिन, मिस यांग आपको भी सुप्रभात। इया दाबाओ और एरबाओ ने भी दादी वांग को बधाई दी। बच्चों नमस्ते, दादी वांग यहाँ हैं। नाश्ते के बाद उन्होंने वांग माँ को बच्चों की देखभाल करने के लिए परेशान किया। झाओ युजिया को अनमेई समूह के महाप्रबंधक की संपर्क जानकारी बताई और उसे इसे लिखने के लिए कहा। लिन जुवान, यांग जियाए और झाओ युजिया भी साथ साथ चल पड़े। झाओ युजिया कंपनी में चले गए और लिन जुवान और बाकी दोनों स्कूल चले गए। पत्नी, मैं घर से आने की योजना बना रहा हूँ। घर से आना जाना। हाँ पत्नी, देखो बच्चे अब लगभग बात करने में सक्षम हो गए हैं, पापा और मम्मी कहकर पुकार रहे हैं। आमतौर पर हम वांग माँ को उनकी देखभाल में मदद करने देते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि भविष्य में मैं घर से आना जाना करूंगी, ताकि मैं रोज बच्चों के साथ रह सकूं, उन्हें बात करना सिखा सकूं और उनके मोटर स्किल्स का भी अभ्यास कर सकूं। हो सकता है कि 1 साल की उम्र में वे चलने लायक हो जाएं। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई। यांग जियाई लिन जुवान की पढ़ाई को लेकर थोड़ा चिंतित था। पत्नी, तुम मेरे ग्रेड जानती हो। क्या होगा अगर स्कूल की सहमति हो जाए तो मैं महीने में 2 बार स्कूल जाऊंगी, क्या होगा? यदि आपकी पढ़ाई जारी रह सकती है तो मैं निश्चित रूप से सहमत हूं, लेकिन यदि वे पीछे रह जाती हैं तो आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना होगा। यांग जियाई ने थोड़ा सोचा। वह लिन जुवान के चरित्र को जानती थी। एक बार जब वह किसी बात पर अड़ जाता तो 10 गायें भी उसे पीछे नहीं खींच पाती, इसलिए वह मान गई, लेकिन साथ ही अपनी एक मांग भी रखी। कोई बात नहीं बीवी, अगर मेरे नंबर कम भी आए तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं भी स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो तुम आज प्रिंसिपल से बात करो और देखो कि प्रिंसिपल सहमत हैं या नहीं। ठीक है पत्नी। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड बिना एड्स के और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है।